नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग संविधान संशोधन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये लगभग आपके लिए एक ऐसा एमसीक्यू रहेगा कि अगर आपने संविधान संशोधन को पढ़ा हुआ है, अगर आपने उसको रटा हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से बनेंगे। और अगर आप एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट रूप से यहाँ से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एमसीक्यू को जो संविधान संशोधन से संबंधित है। एक एक क्वेश्चन को मैं बताते जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए, उसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर एक मैटर ये है कि यहाँ पर समझने से ज़्यादा उसको याद करना है। क्योंकि संविधान संशोधन एक रटने वाला टॉपिक्स है, इसको जितना रटोगे वो उतने अच्छे से क्या बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कोई घुमावदार नहीं होते, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। और कभी कभी तो संविधान संशोधन जो हुआ रहता है, जो भी नंबर का, उसको डायरेक्ट रूप से पूछ देता है, किससे संबंधित है इसको डायरेक्ट रूप से पूछ देता है। तो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को देखते चलिए और उसको सॉल्व करते चलिए। ठीक है, एकदम कम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के आसपास मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते भी नहीं है। ठीक है ना, और हमको उतना ज़्यादा उसमें डीप पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो आप 20 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ इसमें, आप उसको देखिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन हमारे पहले संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो पूछा है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 1951। ठीक, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। देखो पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा ये है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पहला संविधान संशोधन कब बना। ठीक है ना, तो हुआ और बना यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, मगर दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो बना भी 51 में और पहला संविधान संशोधन हुआ भी 51 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 51। आंसर इज 51 होगा, मतलब बना भी वो 51 में ही था और संविधान संशोधन हुआ भी 51 में ही हुआ। तो दोनों आंसर सेम है, भले थोड़ा सा घुमाया जरूर है, यहाँ पर कंफ्यूज जरूर होगा, मगर आंसर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो जब पहला संविधान संशोधन हुआ था वो उसका विषय क्या था, वो किससे रिलेटेड था। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसका विषय था भूमि सुधार से। किससे संबंधित था, भूमि सुधार से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। किससे संबंधित था वो, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था। तो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला मतलब पास्ट से उससे प्रभावित हुआ और उसके बाद फिर क्या किया गया, उसको लागू किया गया। तो ऐसा पहला संविधान संशोधन कौन सा था। ये थोड़ा सा एक उटपुटांग या एक तरीके से ये बोल देंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, क्योंकि ये भूतकालिक वर्ड इस प्रकार से यूज हुआ तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो अपनी तरीके से पास्ट में पास्ट से इफेक्ट हुआ वो और उसके बाद उसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो 10वें नंबर का जो संविधान संशोधन था वो भूतकालिक प्रभाव से क्या था, प्रभावित था। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मतलब कौन सा ये संविधान संशोधन था जिससे यह किया गया कि अगर निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कंप्लीट नहीं है तो चुनाव को रोक दिया जाए। ठीक है ना, मगर यहाँ पर वो संशोधन किया गया और कहा गया कि ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव में अगर निर्वाचक मंडल नहीं है तो। और वो कौन से नंबर का था, वो था आपका 11वें नंबर का संविधान संशोधन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा कि 11वें नंबर का संविधान संशोधन, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर निर्वाचक मंडल नहीं है या कम है तो चुनाव इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, इसी कारण इसको ज़्यादा मतलब डीप और ज़्यादा क्या बोलते हैं सीरियस लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर अपन क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वो संविधान संशोधन से कोई भी एक इंपॉर्टेंट को उठाता है और वहाँ से डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पर अगर आप इसके कम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लॉस नहीं है आपको। क्योंकि देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि
हमें किसी सब्जेक्ट पर पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्जाम के एट द प्रेजेंट एग्जाम के पैटर्न को देखना है, उसको एनालाइज करना है और उसको एनालाइज करने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर अपन पैटर्न देखते हैं तो आजकल एग्जाम के क्वेश्चन लेवल बहुत ही अलग तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना, जिससे ऐसा कभी-कभी एक एहसास हो जाता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो रीज़न ये हो जाता है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, ठीक है ना, जो पहले जिसका वेटेज ज़्यादा होता था, मगर अब उस चीज़ों को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो पैटर्न जो हो रहा है एग्जाम का अब एकदम ऐसा हो रहा है कि जैसे करंट लेवल पर ही पूरे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी भी उसी लेवल पर करनी है, ठीक है। इसी कारण मैं जो कुछ क्वेश्चन आपको जो बता रहा हूँ, जो आपको लेकर के आया हूँ, वो यही सोच करके कि अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने तो वो ऐसा बने कि जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसी लेवल पे क्या करो, इसको स्टडी करो, तब वो क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, आसानी से बनेंगे और फिर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो 11वें नंबर का ही संविधान संशोधन था जिसमें निर्वाचक मंडल के बारे में भी कहा गया और यहाँ पर संयुक्त बैठक के बारे में भी कहा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संयुक्त बैठक बुलाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नंबर का था, वो 11वें नंबर का था। तो आंसर इज ए। उसके बाद नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो था आपका 13वें नंबर का संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो कौन सा था वो संविधान संशोधन? 18वें नंबर का संविधान संशोधन था वो, जिसके तहत पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके हरियाणा बना और उसके बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो भी उसका आंसर आपका 18 ही होगा, ठीक है। क्लियर? कौन सा? 18 नंबर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया या संविधान में शामिल किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन? 21वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत सिंधी को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो मेघालय राज्य की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 22वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। ओके, उसका नेक्स्ट, जीएसटी, ये कई बार पूछ चुका है जीएसटी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी को कई बार पूछ चुका है। जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया? ध्यान देना, यहाँ पर पूछा है किस संशोधन अधिनियम के तहत उसको पेश किया गया था। तो जब जीएसटी को पेश किया गया था तो वो था 100वें नंबर का, ठीक, मगर सॉरी, जब जीएसटी को पेश किया गया था तो वो था 100वें नंबर का, मगर जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत है? 101 नंबर के संविधान संशोधन के तहत है। तो इसका आंसर है ए। आंसर क्या होगा? ए, 100, ठीक है। ओके, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? जीएसटी को पेश किया गया था। क्लियर? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए था आपका 42वें नंबर का संविधान संशोधन, ठीक। ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान में 52वां 52 संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 52 नंबर का जो संविधान संशोधन था वह था आपका दल बदल कानून से, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान। तो आंसर इज डी, किससे संबंधित था वो? दल बदल कानून से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, 74 संविधान संशोधन अधिनियम कौन से भाग में जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई? तो वो था आपका 9A, ठीक। तो कौन सा था वो? 9A नंबर का जोड़ा गया और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी पूछ चुका है एक दो बार। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो? 61 संविधान संशोधन, जिसके तहत मतदान की आयु 21 से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक। तो शिक्षा के अधिकार वाला कौन सा संशोधन था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था।
कौन से नंबर का? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो किससे संबंधित था? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। उसके बाद 61 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, किससे? तो उसी को रिपीट किया ये। तो 61 किससे रिलेटेड है? तो मतदान की आयु से संबंधित है, जिसके तहत 21 से कम करके कितना कर दिया गया? 18। तो किससे संबंधित है ये? मतदान की आयु से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1971 में हुआ था, वो था आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित, कि इसको कम करने का मैटर चल रहा था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित था आपका 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1976 में, ठीक है। तो आंसर इज सी, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, सबसे लंबा था। फिर उसके बाद किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को, फिर से रिपीट किया मगर यहाँ पर पूरा डेट वाइज लिखा हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1988, कौन से नंबर का? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, जिसके तहत उम्र सीमा को 21 से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे आपके संविधान संशोधन से, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन था। और यहीं से क्वेश्चन क्या होता है? डायरेक्ट रूप से पूछता है, इसको ज्यादा डीप देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें जितना बता दिया आपके लिए उतना अच्छा है, और जितना मैंने इसकी क्लास ली है, जितना इसकी क्लास का मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप अच्छे से एक बार रीड करेंगे तो आराम से आपको क्या होगा कि संविधान संशोधन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या होगा? डायरेक्ट रूप से बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको अच्छे से एक बार देखिए। और जैसा कि आपका सिलेबस जिसमें क्या बोलते हैं बताया गया था, खासकर एमपीपीएससी को लेकर के, तो एमपीपीएससी के लिए खासकर ये है कि अभी आपका 19 जून को एग्जाम है, तो जिसमें आपके जो सिलेबस थे उस सिलेबस को पूरा कवर किया गया है, ठीक है ना। बाकी सब एग्जाम के लिए भी ये कवर किया गया सिलेबस को, ठीक है, बट विशेष तौर पर ये एमपीपीएससी के सिलेबस को कवर करके बताया गया है। तो जो भी एग्जाम इसको दे रहा है उन सबको कंपटीशन कम्युनिटी की और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर दीजिए, आराम से पेपर दीजिए, ठीक है, किसी प्रकार का हड़बड़ाना नहीं है पेपर में, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है बेस्ट है, केवल उसको क्या कीजिए? अभी रिवाइज कीजिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ठीक है। तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होता है तो आप हमें अपने आप हमें क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं, ताकि हम आपके समस्याओं को क्या कर सके? कम कर सकें या उसको सुलझाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा, आराम से पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल एमपीपीएससी कैंडिडेट, ठीक, और अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से नई चीज़ें, नई जानकारियाँ दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एग्जाम के लिए।